जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकेश कुमार लेक्चर्स। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर 12 बायोलॉजी लेक्चर हम लोग 4 देखने वाले हैं। यह जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे चैप्टर 12 क्लास 12th का लेक्चर 4। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इसमें हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है चिकित्सा एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी बायोलॉजिकल मेडिसिन इन ह्यूमन हेल्थ। देखिए, कुछ दिन से आप लोग का वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब था, इसलिए वीडियो नहीं आ रहा था। अब रेगुलर वीडियो आप लोग के समक्ष आने वाला है, तो आप लोग वीडियो को पूरे देखिए। चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि यह होता क्या है चिकित्सीय एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो चलिए इसका हम लोग परिभाषा जानते हैं कि क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी ने औषधि एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वह प्रौद्योगिकी की एवं औषधि की स्वास्थ्य में सुरक्षा क्षेत्र में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई है। इस तकनीक का प्रयोग कर सुरक्षित और अत्यधिक प्रभावी चिकित्सीय औषधि का निर्माण या अधिक मात्रा में हम लोग उत्पादन संभव हो सका है। जो यह चिकित्सीय एवं मानव स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी का उपयोग हुआ है, इसके अनुसार हम लोग जो अत्यधिक हो प्रभावी चिकित्सीय औषधि तथा औषधि निर्माण करने वाले जो पदार्थ है उसका उत्पादन हो सका है। इसके अनुसार आगे हम लोग जानते हैं, वर्तमान में 30 से अधिक रिकॉम्बिनेंट चिकित्सीय औषधियाँ विश्व स्तर पर स्वीकृत हो चुकी है। अभी यानी वर्तमान में 30 से ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट चिकित्सीय औषधियाँ विश्व स्तर पर आ चुकी है, यानी स्वीकृत हो चुकी है। जिसमें से भारत में अपने देश में 12 औषधियाँ विपणित यानी मार्केटिंग की जा रही है, मतलब बिक रही है। कुछ औषधियाँ को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से औषधि हैं। जो है यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, यानी चिकित्सीय एवं मानव स्वास्थ्य में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, इससे वर्तमान में अभी तक 30 से भी ज़्यादा विश्व स्तर पर दवाइयाँ बना चुका गया है, यानी औषधियाँ बना चुका गया है। उसमें से 12 औषधियाँ से अधिक भारत में उपस्थित हैं। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं एक एक करके कि कौन कौन से उपस्थित हैं। चलिए हम लोग जानते हैं पहला है आनुवांशिक द्वारा तैयार इंसुलिन। क्या है पहला है आनुवांशिक द्वारा तैयार इंसुलिन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि यह क्या होता है। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह के उपचार के लिए किया जाता है। जो इंसुलिन होता है उसका हम लोग उपयोग मधुमेह के उपचार में करते हैं, यानी डायबिटीज़ के उपचार में करते हैं। डायबिटीज़ रोग अग्न्याशय को प्रभावित करता है। जो डायबिटीज़ रोग होता है वह अग्न्याशय को प्रभावित करता है। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन क्या होता है इसको जानते हैं। यह लाइकोप्रोटीन होती है। जो इंटरफेरॉन होता है वह लाइकोप्रोटीन होती है। इंटरफेरॉन होता है जो लाइकोप्रोटीन होती है। इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है। इंटरफेरॉन है जिसका उपयोग कैंसर रोगी को लिए किया जाता है। इसका उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। जो इंटरफेरॉन है उसका उत्पादन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा किया जाता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं तीसरा। तो तीसरा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या होता है इसको जानते हैं। मानव वृद्धि हार्मोन का उपयोग बौनापन दूर करने के लिए किया जाता है।
जो यह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, इसका उपयोग हम लोग बौनापन दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका एक हम लोग अगर जो बौनापन होता है वह विटामिन डी से भी बढ़ सकता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में अगर आप लोग विटामिन डी लेते हैं यानी सूर्य प्रकाश लेते हैं तो आप लोग बढ़ सकते हैं। जो लोग छोटे हैं वह सूर्य की प्रकाश ले 10-10 मिनट रोज, तो थोड़ा ग्रोथ होगा उनमें। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं। अगला है हम लोग का चौथा, यानी टीका है चौथा यानी वैक्सीन। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि वैक्सीन क्या होता है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से कई प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग से कई प्रकार के वैक्सीन बनाए गए हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस बी, उसके बाद मलेरिया का वैक्सीन आया, उसके बाद हो गया इन्फ्लुएंजा, उसके आगे हम लोग देख लेते हैं स्मॉल पॉक्स, उसके बाद HIV का फुल फॉर्म होता है वायरस, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं पांचवा, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स। तो चलिए इसका जानते हैं क्या होता है यह। इसका प्रयोग एलर्जी का पता लगाने, वायरस संबंधी बीमारियों का पता लगाने तथा कैंसर को पता लगाने के लिए किया जाता है। जो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग एलर्जी का पता लगाने के लिए, दूसरा है वायरस संबंधी जो बीमारी होता है उसका पता लगाने के लिए, उसके बाद कैंसर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स टेक्नोलॉजी से, जो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक है वह इस टेक्नोलॉजी से इम्यून रिएजेंट बनाने में मदद मिली है, जिससे पादप रोगों की पहचान तथा उसके बचाव के लिए आवश्यक उपचार किया जा सकता है। जो मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है, इसके टेक्नोलॉजी से इम्यून रिएजेंट बनाने में मदद मिली है, जिससे पादप रोगों की पहचान तथा उसके बचाव के लिए आवश्यक उपचार किया जा सकता है। तो हेलो दोस्तों, यह वीडियो होगा हम लोग का समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में हम लोग का अगला टॉपिक होगा आणविक निदान। अगला हम लोग का टॉपिक होगा आणविक निदान। तो इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आप लोग डेली क्विज चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, और जो भी कुछ का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। आज के लिए इतना।